गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फॉल, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश की वजह से सिटी में आपको फ्लड्स आते हुए देखने को मिले हैं। अब दोस्तों, ये इंडिया की अलग अलग सिटीज में कोई नया फिनोमेना नहीं है। आप नोटिस कर पाओगे कि भारत की लगभग सभी बड़ी सिटीज यहाँ पे वहां पे फ्लडिंग आपको देखने को मिली है पिछले कुछ सालों के अंदर। इसके देखो कई कारण हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन अपने आप में खराब नहीं है, पर व्हेन इट बिकम्स अनप्लान्ड ना, बिना कोई प्रॉपर प्लानिंग के, तो वो ये चीजें होता ही होता है। उसके अलावा हमारा यहाँ पे ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर काफी खराब है। देखो, आप लोग नोटिस करते हो गुरुग्राम का सिटी, ठीक है, मैं तो कई बार जाता रहता हूँ, तो गुरुग्राम में भी फ्लडिंग होती है, ठीक है, बारिश की वजह से। उसका रीजन यही है कि हमारे यहाँ पे ड्रेन्स का प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, किस तरह से पानी का मूवमेंट होगा। फिर बेंगलोर जैसे शहर हैं, वहां पर लेक्स को हमने बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिस्ट्रॉय कर दिया है। चेन्नई के अंदर वेटलैंड्स हुआ करते थे, वो काफी हद तक हमने खत्म कर दिए हैं। तो जब इस तरह की नेचुरल वाटर बॉडीज खत्म होती रहेंगी एंड हम पूरी तरह से कंक्रीटाइजेशन की तरफ चलेंगे, तो उससे डेफिनेटली आपके फ्लडिंग जैसी सिचुएशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली बाकी चीजें भी हैं कि गवर्नेंस में थोड़ी कमियां रही हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा ना होना, ठीक है ना, रिवर्स के ऊपर हमारा इंक्रोचमेंट हो जाना, ये सारे कारण हमें यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स या मैन मेड रीजंस आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों, क्लाइमेट चेंज जो है, ये एक तो नेचुरल फिनोमेना भी है, पर हमारी एक्टिविटीज की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज और तेजी से यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। उस वजह से बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, या फिर बहुत छोटे समय के अंदर बहुत बारिश होती है और बहुत बहुत लंबे समय तक बारिश होती भी नहीं है। तो ये सारे जो एक्सट्रीम इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इन सब कारणों की वजह से भी भारत के अंदर अलग अलग सिटीज आपको इनंडेट होती हुई देखने को मिलेंगी। और ये अपने आप में काफी चिंताजनक आपका टॉपिक आपके लिए बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो यहाँ पे आपको न्यूज देखने को मिलेगी, वो है भारत के ट्रेड डेफिसिट के रिगार्डिंग। दरअसल में यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है ना, ये हम पिछले साल के मुकाबले बात कर रहे हैं। इस साल दोस्तों हमारा जो ट्रेड डेफिसिट रहा है फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त, वो आपका रफली $9 बिलियन के आसपास रहा है। बट पिछले साल 2024 में अगर हम बात करें तो ये नंबर $21 बिलियन के आसपास था। तो लगभग 50% से भी ज्यादा की कटौती, कमी ट्रेड डेफिसिट के अंदर हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। अब इसका कारण क्या रहा? कारण यही रहा कि एक तो हमारा सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है, वो शानदार परफॉर्म कर रहा है। एंड इस बार ना इनफैक्ट आपके गुड्स के एक्सपोर्ट में भी हल्की बढ़ोतरी हमें होती हुई देखने को मिली है। तो गुड्स का एक्सपोर्ट भी बेहतर हुआ है पहले के मुकाबले। हमारा सर्विस एक्सपोर्ट भी हमारा शानदार ही चल रहा है, पिछले साल भी अच्छा ही था, इस साल भी अच्छा ही रहा है। एंड साथ ही साथ जो सामान हम दूसरे देशों से मंगाते हैं ना, उनमें एक बड़ी कमी देखने को मिली है मर्चेंडाइज इंपोर्ट के अंदर, जिस वजह से हमें ये नंबर्स कम होते हुए देखने को मिले हैं। राइट दोस्तों, डेट है आज की 16 सितंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज योर नेशनल हिंदी दिवस। दोस्तों, 14 सितंबर को हम सबने हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया, और इस बार की जो थीम थी, इट वाज स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। हर साल दोस्तों 14 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसका कारण पता क्या है? दरअसल में इस तारीख को हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का अडॉप्शन यहाँ पे किया था, एंड इसीलिए 14 सितंबर का दिन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आप लोग जानते होंगे कि आर्टिकल 343 की अगर हम बात करें, जो कि आपका ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 343 में कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर जो है, वो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ हिंदी ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है? देखो, दरअसल में आर्टिकल 343 में तो ये लिखा हुआ है, बट साथ ही साथ यहाँ पे एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में जो हम लाए, उसके माध्यम से हमने इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए परमिट किया था। स्टार्टिंग में 15 ईयर्स के लिए था, फिर कंटिन्यूसली हम उसको एक्सटेंड करते रहे हैं। तो आज के समय आप कह सकते हो कि हिंदी के साथ साथ आपका इंग्लिश का भी आपका इस्तेमाल अलाउड है एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी का कोशिश यही है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम यहाँ पे प्रमोट करें हिंदी का इस्तेमाल, और इसी वजह से हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट भी करते हैं, ताकि भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करें एंड अकॉर्डिंगली इसके ऊपर यहाँ पे काम किया जाए। सरकार की तरफ से यहाँ पे हिंदी के प्रमोशन के लिए सपोर्ट भी मिलती है। जैसे हमारा एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। एंड बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजभाषा कीर्ति। तो ये कुछ चीजें हैं जो हिंदी के बारे में हमें पता होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, बात रही हिंदी लैंग्वेज की,
तो आप ध्यान में रखिएगा कि भारत देश में ना लगभग 44% के आसपास लोग हैं जो कि हिंदी को बोलते हैं, यानी कि हिंदी इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अब दोस्तों बात करें ना दुनिया की, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा कौन-सी बोली जाती है, उसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है हर जगह के ऊपर। मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ पे मैंने पूरा चेक करने की कोशिश करी, बट एक सिंगल यूनिक आंसर नहीं है। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या है, सबसे ज़्यादा तो बोली जाती है इंग्लिश, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। 150 करोड़ के आसपास आपके लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों चाइनीज़ की, मैंडरिन चाइनीज़ की, तो ये लगभग 110 करोड़ लोगों के द्वारा रफ़ली बोली जाती है। अब हिंदी है और जो आपका स्पेनिश है, ये लगभग 60 करोड़ के आसपास लोग हैं, ठीक है ना? तो किसी जगह हिंदी को थर्ड पे बोल देंगे, किसी जगह हिंदी को फोर्थ पे बोल देंगे। तो हिंदी एंड स्पेनिश आर मतलब थर्ड एंड द फोर्थ लार्जेस्ट स्पोकन ग्लोबली, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग ना अब हमारे पास कोई कंप्लीट डेटा सेट नहीं है जो हमें ऑफिशियली हमें यहाँ पे बता पाए, क्योंकि ये रफ एस्टिमेट्स ही हैं सारे के सारे, इसीलिए आंकड़े ऊपर नीचे हैं इंटरनेट के ऊपर भी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदी एक इंडियन आर्यन लैंग्वेज है जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती है और ये संस्कृत से इवॉल्व हुई है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस आपको 8 शेड्यूल में देखने को मिलती हैं, उसमें हिंदी भी एक है। बाकी मैंने आपको बताया कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ही है, बाकी 9 स्टेट्स की भी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको हिंदी ही देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आप सबने ना गिरमिटिया कम्युनिटी के बारे में सुना होगा, राइट? जब मैं बात करता हूँ ना गिरमिटिया कम्युनिटी की, दरअसल में ये इनको इंग्लिश में कई बार हम लोग इंडेंचर्ड लेबर के नाम से भी जानते हैं। दरअसल में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे भारतीयों को क्या किया, अपने अलग-अलग कॉलोनीज़ में ले गए, उनकी टी प्लांटेशन और बाकी प्लांटेशन के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है? तो वहाँ से एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट से वर्ड आया गिरमिटिया। तो आज के समय हमारी जो भारत की स कम्युनिटीज़ हैं, जैसे आपका मॉरिशस में हो गया, फिजी, सूरीनाम, गल्फ, यूएस, यूके, ये हमारे यहाँ डायस्पोरा भी हो गया, ठीक है? कुछ गिरमिटिया कम्युनिटीज़ हैं इनमें, बाकी आपकी डायस्पोराज़ हैं। तो वहाँ पर भी अच्छे लेवल के ऊपर यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो दुनिया भर में आप कह सकते हो कि लगभग 60 करोड़ लोग जो है ना, वो कहीं न कहीं हिंदी का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। हमारी आज़ादी के समय भी हिंदी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। गांधी जी, नेहरू जी, सुब्रमण्यम भारती जी, उन्होंने यहाँ पर वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को प्रमोट किया ताकि लोगों तक हम चीज़ें पहुँचा पाएँ। तो इसको बोलते हैं नेशनल हिंदी दिवस। कब होता है? 14 सितंबर को। पर उसके अलावा आप एक बात और अंडरस्टैंड करें, वर्ल्ड हिंदी दिवस भी होता है। ये हर साल हम लोग 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं और उसका कारण यही है कि पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुई थी भारत में 1975 के अंदर। वो दरअसल में 10 जनवरी को ही हुई थी। तो इसीलिए कई बार हम लोग 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड हिंदी दिवस। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो बाकी हमारे जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उन सबको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन इस पर्टिकुलर डे की। मेरी सुमित सर से भी बात हो रही थी हिंदी के रिगार्डिंग, तो सुमित सर ने भी यही बोला कि जब भी लाइफ में कभी प्रॉब्लम आई है या स्टार्टिंग का उनका फेज था इस पर्टिकुलर जर्नी का, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने उनको हमेशा ही सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जो सिलेक्शंस स्टार्टिंग में हुए जो सर की तरफ से, उनमें मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हुआ करते थे वो हिंदी मीडियम के ही थे। तो डेफिनेटली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी दोस्तों हमारी जो पीडब्ल्यू ओनली आई की टीम है, वो भी इस हिंदी दिवस के मौके के ऊपर आपको सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर अप टू 70% ऑफ आपको दे रही है। जितने भी हमारे हिंदी बैचेस हैं उन सब के ऊपर आपको अप टू 70% ऑफ देखने को मिल जाएगा। इन सब कोर्सेज के जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, तो उन कोर्सेज के अंदर जाके आप अपने आप को खुद को एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज नेशनल इंजीनियर्स डे 2025। दोस्तों कल 15 सितंबर था एंड 15 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बाकी मिनिस्टर्स ने सर एम विश्वेश्वरैया जी को यहाँ पे ट्रिब्यूट पे करी। उसका रीज़न यही है कि 15 सितंबर को हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं एंड उसी दिन को हम एज नेशनल इंजीनियर डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ सर एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में। दरअसल में इनका जो जन्म था ना वो 15 सितंबर 1861 को हुआ था इन मुडनहल्ली विलेज, जो कि आपको मैसूर में आपको देखने को मिल जाएगा। अब भारत के इंजीनियर्स में सबसे शानदार इंजीनियर इनको ही माना जाता है, क्योंकि इनके काम की वजह से अगर हम बात करें ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही शानदार हुआ। इनफैक्ट ना इकोनॉमी के अंदर इनकी एक बुक भी है, वो है प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में। आप मुझे बता सकते हो कि इन्होंने अपनी प्लानिंग की जो थी बात, सर एम विश्वेश्वरैया जी ने, वो प्लानिंग में क्या बात इन्होंने करी थी, क्या मेजर सेक्टर पे फोकस करने को बोला था? ये मैंने आपको कई बार इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ाया भी है। इनका देखो जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे ना वो थे द बिल्डिंग ऑफ द कृष्णा राजा सागर डैम, जो कि मैसूर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, और इसमें ऑटोमेटिक फ्लड गेट्स का इस्तेमाल हुआ था। तो वो इन्हीं की इनोवेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बाकी दीवान ऑफ मैसूर के रूप में इन्होंने काम किया। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस फाउंड किए, जैसे बैंक ऑफ मैसूर, मैसूर सोप फैक्ट्री, इंजीनियर
इंजीनियरिंग कॉलेज बेंगलोर, ठीक है, तो ये सारे इनके द्वारा यहाँ पे फाउंड किए गए थे। इसके साथ ही साथ दीवान ऑफ मैसूर के तौर के ऊपर जो उन्होंने सर्व किया, तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी, इरिगेशन, मॉडर्न एजुकेशन, इनके ऊपर फोकस करने की बात करी। इनफैक्ट ना, आप लोग जब एथिक्स के बारे में पढ़ते हो ना, एथिक्स पढ़ाया जाता है आपको, तो एथिक्स के अंदर भी सर एम विश्वेश्वरैया जी का नाम आता है। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि सर एम विश्वेश्वरैया जी का ऐसा मानना था कि पब्लिक मनी को कभी भी हमें पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं उसको यूज करना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल बहुत शानदार है इनका। दरअसल में इनके पास ना दो तरह की कैंडल्स हुआ करती थी। एक ऐसी कैंडल जो इनको सरकार ने दी थी, और एक ऐसी कैंडल थी जो इनकी पर्सनल कैंडल थी। तो होता क्या था कि जब कोई सरकारी काम होता था ना, कोई गवर्नमेंट का काम होता था, तो वो सरकार की इस कैंडल का इस्तेमाल करते थे। और जब खुद का कुछ काम करना हो या खुद कुछ बुक पढ़नी हो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो पर्सनल कैंडल का इस्तेमाल करते थे। तो कई बार लोगों को लगेगा कि यार, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। अगर ना, मान लो आपका कोई पर्सनल काम था और उसके लिए भी आपने सरकार के द्वारा दी हुई कैंडल का इस्तेमाल किया, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप पब्लिक मनी को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और पब्लिक मनी को पर्सनल यूज के लिए करना, वो एक करप्शन ही कहलाता है। तो इतने हाई स्टैंडर्ड्स थे सर एम विश्वेश्वरैया जी के कि वो 1 रुपया भी या 1 पैसा भी आपका सरकार का पब्लिक पैसा जो था उसको अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं करते थे। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से और उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। एंड इवन 1915 के अंदर उनको नाइट कमांडर ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। तो डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो सर एम विश्वेश्वरैया जी का जो डे है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। और 1968 ऑनवर्ड्स हम इस दिन को नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज कोल्हान्स मन की मुंडा सिस्टम। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो जय जोहार सभी को। दोस्तों होता क्या है ना कि झारखंड के अंदर जो हो ट्राइब है, वहां पर आपको एक रीजन देखने को मिलेगा, आपका कोल्हान। वहां पर एक सिस्टम चलता है मन की मुंडा सिस्टम। अब ये जो मन की मुंडा सिस्टम है ना, इसके अगेंस्ट थोड़ा डिप्टी कमिश्नर वहां ने थोड़ा इसको अगेंस्ट काम करने की कोशिश करी, इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करी। तो वहां के लोगों ने सड़कों पे आए और उन्होंने बोला कि हमारा ये सिस्टम है मन की मुंडा सिस्टम, इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, अननेसेसरी इंटरफेरेंस आप मत करिए। तो क्वेश्चन आता है कि ये सिस्टम है क्या? देखो जैसे एक गांव होता है ना, तो गांव का एक विलेज हेड होता है। उसी विलेज हेड को हम लोग मुंडा के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब कोई लड़ाई झगड़े हो गए हैं गांव के लेवल के ऊपर, तो उनको कौन रिजॉल्व करेगा? वो रिजॉल्व करेगा वहां का विलेज हेड। वो कौन है? मुंडा। पर अगर आप मुंडा के फैसले से संतुष्ट नहीं हो, तो फैसला किसके पास जाएगा? वो जाएगा मनकी के पास। जो मनकी होंगे ना, वो दरअसल में 8 से 15 गांव का एक क्लस्टर होगा, एक पीढ़ होगा, उन सब का हेड होगा। मतलब एक 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 मुंडा जो है वो गांव का हेड है, पर जो मनकी है वो 10-15 गांव का, इस तरह से आपको हेड आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी अपील होती है मुंडा अथॉरिटी के बियॉन्ड होती है, तो वो मनकी तक यहाँ पे जाती है। तो एक तरह से ये डिसेंट्रलाइज सेल्फ गवर्नेंस मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? अब इनफैक्ट ना, ये कोई आज से शुरू हुई प्रथा नहीं है। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत बहुत पुराने समय में जाती हैं। इवन अगर आप ब्रिटिशर्स से पहले आप नोटिस करोगे ना, तो ब्रिटिशर्स के पहले भी ये सिस्टम एग्जिस्ट करता था। फिर जब ब्रिटिशर्स आए, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, आप जानते होंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स वहाँ पे मिल जाते हैं। एंड बाद में जाके जो आपका परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आपका जो होता है, जो आपका जमींदारी सिस्टम होता है, वो यहाँ पे इन्फोर्स कर दिया जाता है। इनफैक्ट हो की जो जमीनें थी उनको भी जमींदार यहाँ पे सीज कर लेते हैं। एंड उसी वजह से हो रिवोल्ट आपको देखने को मिलता है 1821-1822 में। कोल रिवोल्ट आपको देखने को मिलता है। जब पूरी तरह से ब्रिटिशर्स कैप्चर नहीं कर पाते या ट्राइबल्स को इस तरह से सबड्यू नहीं कर पाते, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इसको अपने आप में कोऑप्ट कर लेते हैं। यानी कि वो मान लेते हैं कि ये मुंडा मालकी सिस्टम जो है ना, ये एग्जिस्ट करेगा कुछ हद तक। पूरी तरह से नहीं, ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल तो रखते ही हैं, पर थोड़ा सा इनको भी यहाँ पे एक तरह से आप दे देते हैं। इनफैक्ट ना, यहाँ पे एक सिस्टम आता है जिसको हम लोग विल्किंसन रूल के नाम से जाते हैं। मैं थोड़ा आपको इसके बारे में अलग से बता देता हूँ। दरअसल में जो कैप्टन थॉमस विल्किंसन थे ना, उन्होंने क्या किया, कोल्हन गवर्नमेंट एस्टेट के पॉलिटिकल एजेंट के तौर के ऊपर उन्होंने इन मन की मुंडा प्रैक्टिसेस को कोडिफाई कर दिया। उन्होंने नोटिस कर लिया कि ठीक है यार, मन की मुंडा को खत्म नहीं कर सकते। इन्होंने इनको रिकॉग्नाइज किया, पर कहीं ना कहीं उनको रिकॉग्नाइज करके ब्रिटिश अथॉरिटी का एक तरह से एजेंट बना दिया। तो कोल्हन सिस्टम को कॉलोनियल रेवेन्यू सिस्टम में थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़े से उनके चीजें ले ली, थोड़ी अपनी चीजें इसके अंदर डाल दी। वही बने क्या? विल्किंसन रूल। पर इससे पता क्या हुआ, इससे कहीं बहुत तेजी से जो आउटसाइडर्स थे, जो डिकूज थे,
वो डीकूज की एंट्री आपको देखने को मिल जाती है इस रीजन के अंदर। तो उनका संख्या जो है ना, डीकूज आउटसाइडर, जो कि ट्राइबल्स पसंद नहीं करते थे अपने कल्चर के अंदर कोई भी आउटसाइडर का आना, तो उस वजह से उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बाकी जो ट्राइबल्स थे वो कहीं ना कहीं टेनेंट्स बन जाते हैं, रैयत्स बन जाते हैं, और उनको पट्टास दिए जाते हैं। पट्टा मतलब जो लैंड डीड्स होती हैं। तो ये सारा सिस्टम चलता है। फिर आज़ादी के बाद आप नोटिस कर पाओगे कि कलहन गवर्नमेंट स्टेट डिसॉल्व कर दी जाती है 1947 के अंदर। पर जो विल्किंसन रूल्स हैं वो तब भी चलते ही रहते हैं, ठीक है ना। फिर 2000 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाता है, तो कोर्ट में मुद्दा जब जाता है तो मोरा हो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसके अंदर इन रूल्स को कस्टम माना जाता है, कोई लॉ नहीं माना जाता। पर कोर्ट तब भी अलाउ करते हैं कि ये सिस्टम चल सकता है, ठीक है ना। और अभी 2021 में भी झारखंड ने न्याय पंच करके सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया था। तो यानी कि ना सिस्टम एक तरह से कस्टम के तौर पे ये चलता ही जा रहा है, कोल्हन मनकी मुंडा सिस्टम। आई होप ये सिस्टम आपको समझ आया होगा। बाकी दोस्तों बात रही हो ट्राइब की, तो हो जो वर्ड है ना, दरअसल में ह्यूमन से ही आया है। इसको हम लोग की इंसान के वर्ड से, बाकी इसको कोल्हा, होडोको, होरो इस ग्रुप से भी नाम से भी जाना जाता है। तो मेजरली आपको झारखंड के कोल्हन रीजन में देखने को मिलेंगे, पर इसके अलावा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार में भी इनकी थोड़ी पॉपुलेशन है, और ये हो लैंग्वेज ही यहाँ पे बोलते हैं। और महिलाओं का स्टेटस अगर हम बात करें ना, तो बाकी और ट्राइब से आपको काफ़ी बेटर आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, थोड़ा मतलब इसके अलावा कुछ माइनिंग वगैरह में भी काम यहाँ पे करते हैं। इनका जो कल्चर है वो कम्युनिटी डांसिंग ग्राउंड के होती है इनकी, जिसको अखाड़ा के नाम से जानते हैं। तो उसमें डाम यानी कि ड्रम, ढोलक, डुमेंग, मंडर, रुतु, फ्लूट वगैरह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आपके जो ज़्यादातर यहाँ पे लोग हैं ना, वो सरना रिलीजन को फॉलो करते हैं। दरअसल में ना सरना रिलीजन एक तरह का ऐसा रिलीजन है जहाँ पर आप लोग नेचर को वर्शिप करते हो, ठीक है। आप किसी भगवान को ज़्यादा पूजने की बजाय आप कहीं ना कहीं नेचर को, पेड़ों को, ठीक है ना, नदियों को, इस तरह आप उनको पूजने की कोशिश करते हो, तो वो सरना रिलीजन हो जाता है। इनफैक्ट ना मैंने आपके साथ कई बार सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में डिस्कशन किया है पहले भी, तो उनको हम सरना स्थल के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। तो एक तरह से नेचर की हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, कुछ ट्रीज की पूजा कर रहे हैं। इवन आपके सन, मून, माउंटेन्स, इन सब की भी यहाँ पे पूजा करी जाती है। बाकी एक द्योरी जो कि विलेज प्रीस्ट होता है, वो रिचुअल्स परफॉर्म करता है, और जो द्योवा होता है, जो स्पिरिट डॉक्टर होता है, वो सेक्रीफाइस कंडक्ट करता है इन डीटीज और स्पिरिट्स के रिगार्डिंग। तो ये इनका बिलीफ सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। दोस्तों भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के अंदर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। एंड आप उसमें नोटिस कर सकते हो कि टोटल 4 आपको यहाँ पे मेडल्स आते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी ना 2025, ये हुई आपकी लिवरपूल के अंदर। एंड इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि आप पिक्चर में देख सकते हो मीनाक्षी हुडा जी, इन्होंने गोल्ड जीता 48 केजी फाइनल के अंदर। और यहाँ पे कजाकिस्तान के 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नजम, इनको यहाँ पे इन्होंने हराया है। पर ये सिर्फ एक केस नहीं था, इसके अलावा जो जैस्मिन लंबोरिया जी हैं, इन्होंने यहाँ पे 57 केजी वुमेन के अंदर यहाँ पे इन्होंने भी गोल्ड जीता, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें न्यूपुर शरौन जी, इन्होंने प्लस 80 केजी के अंदर यहाँ पे सिल्वर जीता, और पूजा रानी जी जो कि 80 केजी के अंदर से उन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो इस तरह से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ये 4 मेडल्स भारत ने जीते। और ये भारत का आज तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है आपके वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है ना। देखो पास्ट में भी बहुत सारे हमारे पास रह चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ना निखित जरीन जी, और दूसरा लवलीना बोर्गिन, इन्होंने पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ था वर्ल्ड चैंपियंस के अंदर। पर इस बार हमें इन दोनों से उम्मीद थी कि ये दोनों इस बार फिर से मेडल लेकर आएंगी, पर इस बार इनका स्टार्टिंग में ही एग्जिट हो गया, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो मैरी कॉम जी, ठीक है, निखित जरीन, सरिता देवी, जेनी आरएल, लेखा केसी, नीतू गंगस, लवलीना बोर्गेन, सविता बुरा, ठीक है। तो ये सब भी पास्ट के अंदर बहुत शानदार इन्होंने चैंपियनशिप्स इन्होंने जीती हुई हैं अलग अलग मेडल्स के साथ। तो ये कुछ बातें थी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के रिगार्डिंग जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आईईसी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो आप लोग एक बात समझोगे कि बहुत सारी आपकी ना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, बैटरीज, नैनो टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ग्रिड्स, ये सब जो आपके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है ना, इन फील्ड्स के अंदर इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हों। तो क्वेश्चन ये आता है स्टैंडर्ड्स इन सब के लिए कौन डेवलप करेगा? उसका आंसर है आईईसी,
इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन यहाँ पे इंश्योर करता है कि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के हार्मोनाइजेशन हो पाए, ताकि देशों के बीच में ट्रेड टेक्निकल कॉपरेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ पाए। और इसके साथ में इसकी मदद करते हैं जैसे आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, और साथ साथ आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये भी इनकी यहाँ पे मदद करता है। तो इसमें टोटल आपको इस IEC के अंदर टोटल 89 देश देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इंडिया भी आपका एक मेंबर है। अब पास्ट में ना 3 बार ऐसा हुआ है, 1960 में, 1997 में और 2013 में, जब भारत ने IEC को यहाँ पे होस्ट किया था इसकी मीटिंग को। अब यहाँ पे चौथी बार ऐसा होने जा रहा है, मतलब 15 से 19 सितंबर, 4 दिन या 5 दिन की आपकी मीटिंग होगी भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर, जब भारत इसकी 89th मीटिंग को यहाँ पे होस्ट करेगा। ठीक है ना? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि IEC के हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और 1906 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। भारत के लिए सिग्निफिकेंस यही है कि क्योंकि भारत इसका फुल मेंबर है, और भारत इसलिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है थ्रू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के माध्यम से। बाकी भारत कंट्रीब्यूट करता है इसकी टेक्निकल कमिटीज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड्स, ई मोबिलिटी, एनर्जी स्टोरेज के ऊपर, एंड इन सभी फ्रेमवर्क्स को भारत अपने अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के अंदर भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है, ताकि सेफ्टी इंश्योर करी जा पाए, एंड बाकी और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहाँ पे फेयर ढंग से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज एंड्रॉथ। ठीक है, थोड़ा इसको समझते हैं कि एंड्रॉथ आखिर है क्या। देखो, सबसे पहली बात तो ये जो नाम है ना एंड्रॉथ, ये आया है एंड्रॉथ आइलैंड से, जो कि आपका लक्षद्वीप में आपको आइलैंड देखने को मिल जाएगा। ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है, ये कहीं ना कहीं भारत की सॉवरेनिटी, मैरीटाइम सॉवरेनिटी को दर्शाता है, उसीलिए हमने इसका नाम एंड्रॉथ रखा है। पर ये है क्या सर? देखो, एंड्रॉथ जो है ना, इट इज एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। अब आप लोग एंटी सबमरीन वर्ड समझते हो, सबमरीन समझते होंगे एटलीस्ट। सबमरीन का मतलब क्या होता है? जो कहीं ना कहीं पानी के अंदर रहती है, पानी के अंदर उसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल रहता है, तो सामने वाले के सर्वेलेंस करना हो या अटैक करना हो, उसके लिए आपका आपका सबमरीन का इस्तेमाल होता है। और जब मैंने वर्ड कर दिया एंटी सबमरीन वॉरफेयर, तो सबमरीन्स को टैकल करने के लिए, सबमरीन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर आपके एंटी सबमरीन वॉरफेयर का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास INS अरनला है, जो कि 2023 में डिलीवर हुई थी। ठीक है ना? अब सेकंड जो इस तरह की आपको इंडियन नेवी को मिला है, वो INS एंड्रॉथ मिला है, और इसको बनाया किसके द्वारा गया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा। इसकी लगभग जो लेंथ है वो 77 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें जो प्रपल्शन है ना, वो दरअसल में डीजल इंजन वाटर जेट का इस्तेमाल है। दरअसल में होता पता क्या है कि आपके पास पहले डीजल होता है, ठीक है? डीजल से कहीं ना कहीं आप ना जनरेटर को जो है वो पावर प्रोवाइड करते हो, उससे कहीं ना कहीं आप नोटिस करते हो कि आपकी जो मोटर है वो वर्क करती है, एंड अकॉर्डिंगली एक प्रोपेलर होता है। ठीक है ना? तो प्रोपेलर का काम यही होता है। पर इस वाले में यहाँ पे क्या आता है? वाटर जेट वाला सिस्टम आ जाता है। तो प्रोपेलर ना होके यहाँ पे क्या होगा? आपके पानी को वो इनटेक करेगा और पानी को बाहर छोड़ेगा, और इस पानी को लेने से और बाहर छोड़ने से क्या होता है? एक थ्रस्ट जनरेट होती है, एंड उसी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसमें आप नोटिस कर पाओगे INS एंड्रॉथ में लाइट वेट टॉर्पीडोज वो देखने को मिल जाएंगे, एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट्स हो गया, सोनार सिस्टम हो गया, सर्वेलेंस सिस्टम हो गया, ये बहुत ही शानदार है। तो हम सामने वाले को डिटेक्ट कर पाएंगे कहीं सबमरीन्स को, एंड अकॉर्डिंगली उनको न्यूट्रलाइज यहाँ पे कर पाएंगे। तो इसका पर्पस यही है, कोस्टल डिफेंस हो गया, डेटरेंस हो गया कि मतलब कि कोई आना चाहे तो उसको रोका जा पाए, सबमरीन को डिटेक्ट करना हो गया, हम अपने जो चोक पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से यहाँ पे मॉनिटर कर पाएंगे। अब देखो, चाइना जिस तरह से एक्सपैंड कर रहा है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको टैकल करने के लिए। बाकी देखो, पाकिस्तान नेवी भी कहीं ना कहीं चाइना की मदद से यहाँ पे इस तरह की सबमरीन्स को और अपने फ्लीट को और बढ़ा रही है, तो उसको टैकल करने के लिए भी पॉइंट बन जाता है। तो इससे फायदा यही है कि हमारी सर्वेलेंस बेहतर हो पाएगी, हमारी नेवल प्रेजेंस बेहतर हो पाएगी, राइट? एंड साथ ही साथ हमारा जो हम जिसकी तरफ मूव कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की तरफ, उसको भी यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस हमारी यहाँ पे कम हो रही है, राइट? तो ये सारी बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। बात रही दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था सह्याद्री टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग। दोस्तों, ये बिहार के अंदर नहीं बल्कि आपको ये महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो दोस्तों, ये आर्टिकल आपका 280 आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए सेकंड भी आपका इनकरेक्ट है। वर्ल्ड फूड इंडिया ऑर्गेनाइज जो मिनिस्ट्री करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कराती है, ना कि एग्रीकल्चर, इसलिए तीसरा भी इनकरेक्ट है। बाकी लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो ये अपने आप में आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।